मैं जातिवाद की राजनीति नहीं करती, लेकिन फिर भी गुजरात की राजनीति जाति आधारित होती है। मैं बोल देती हूँ, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं चापलूसी करूँगी, मैं जी हजूरी करूँगी और मैं आगे बढ़ जाऊँगी, ऐसा नहीं है। मेरे पास पूरा एक रोड मैप है कि मैं विधायक बन के क्या करना चाहती हूँ। कांग्रेस में भी वही होता है। बीजेपी क्या करती है, लीडरों को आगे नहीं बढ़ाएगी, वो उसका बैकग्राउंड देखेगी कि पैसे वाली है, बड़े घर की बहू है, बड़े घर की बेटी है, उसको टिकट दे के। जैसे गोंडल में गीताबा जाडेजा को दिया गया है, क्यों गीताबा जाडेजा को क्यों दिया गया, उसका तो कोई मुझे प्रश्न का जवाब दे। क्योंकि उसके पति के पास पावर है, खुद क्या करेगी वो मुझे बताए, खुद महिलाओं के लिए क्या करेगी। वो रोड पे आके आंदोलन कर पाएगी क्या, रोड अपने सरकार से मांग पाएगी महिलाओं के हक के लिए। हम संघर्षकर्ता आंदोलनकारी से, और आम आदमी पार्टी का जन्म भी एक आंदोलन से हुआ है, और जब जब आंदोलन से परिवर्तन आता है ना, तब तो सत्ता परिवर्तन होता ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवीटी ऑनलाइन और मैं हूँ अचलेंद्र कटियार। गुजरात में विधानसभा चुनाव है और चुनाव प्रचार पूरे जोर से चल रहे हैं। हमारे साथ गुजरात चुनावों को लेकर के क्या स्थिति है, इस पर बात करने के लिए आम आदमी पार्टी की नेता रेशमा पटेल हैं। रेशमा पटेल पाटीदार आंदोलन से निकली एक प्रमुख चेहरा हैं। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन की, और जब वो गोंडल का चुनाव लड़ना चाहती थी तो वहाँ से उन्हें टिकट क्यों नहीं मिल पाया। रेशमा जी, आपका स्वागत है। आप एनसीपी से चुनाव लड़ना चाहती थी गोंडल से, आपने यहाँ तक कर दिया था कि आज मैं नामांकन दाखिल करने जा रही हूँ, लेकिन इसके बाद चीज़ें तेज़ी से बदली और आपने फिर 2 से 3 दिन बाद आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। क्या कहना चाहेंगी? देखिए, गोंडल की सीट में पहले भी एनसीपी जीत चुका था, तो वही समीकरण, और मेरा नेटिव भी वहाँ पे पड़ता है। सौराष्ट्र में मैंने बहुत काम किया है, तो उसी आधार पे, अपनी विनिबिलिटी के आधार पे मैं टिकट की मांग किया था। लेकिन मुझे गंदी राजनीति का तब एहसास हुआ, और जब मेरे सामने पूरा चित्र आया तब बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ जितनी भी टिकटें दी गई है, वहाँ पर मैं दावे के साथ बोल रही हूँ कि सौदेबाजियाँ हुई है। 3 टिकट हमें मिली, लेकिन देवगढ़ बारिया का क्या सीन हुआ वहाँ पे, जैसे मैच फिक्सिंग जैसा सिनारियो देखा, वो फॉर्म विड्रॉल हो गया, वैसा ही पूरा चित्र मेरे साथ हुआ है कि टिकटों की सौदाबाजियाँ होती है, उसके दाम लगते हैं, और हम तो बहुत सामान्य परिवार से आते हैं। दाम चुकाने की हमारी ना तो नीति है और ना ही हमारी कोई कैपेसिटी है। तो बस उसी आधार का एक हम बोल सकती हूँ मैं कि हमारा एक भोग लिया गया, और बहुत अंत तक हमने लड़ा, अपने सुप्रीमो से बात किया, सबको बोला, जो मैं बात बोल रही थी वो प्रूव हो गया। देवगढ़ बारिया में फॉर्म विड्रॉल हो गया। आप सोचिए कि लोकशाही का कितना बड़ा कलंकित कृत्य हुआ है। उसमें संपूर्ण रीत से वो प्रदेश प्रमुख जयंत भाई बोस्की पे मैं उंगली निर्देश करूँगी कि उन्होंने टिकटों की बहुत बड़ी सौदाबाजी की है और बहुत बड़े गफले किए है, और उसी में मुझे टिकट नहीं मिला। तो क्या ये माना जाए कि जो आशंका आप व्यक्त कर रही थी वो सही साबित हुई, और जिस तरह से देवगढ़ बारिया में एनसीपी के कैंडिडेट ने टिकट वापस लिया, अब वहाँ मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच रह गया, क्योंकि कांग्रेस गठबंधन में सीट एनसीपी को दे चुकी थी। तो कहीं ना कहीं वो जो आशंका थी, जो चीज़ें आप कहना चाह रही थी, वो अब जो एनसीपी की लीडरशिप है उसको अब दिखाई पड़ेगी वो बात? देखिए, आशंका नहीं, मैं तो दावे के साथ बोल चुकी थी, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था पूरा समीकरण। मैंने गोंडल का समीकरण भी देखा, मैंने देवगढ़ बारिया का समीकरण भी देखा, सब देखा। मैं जातिवाद की राजनीति नहीं करती, लेकिन फिर भी गुजरात की राजनीति जाति आधारित होती है। जब टिकट दिया जाता है तो उसको उस बेस का एक उसका प्लस पॉइंट भी देखा जाता है, लेकिन जो गफले होते हैं वहाँ पर आपको समीकरण नहीं दिखेगा और करोड़ों के वहीवट हो जाते हैं। तो मेरा जो दावा था, उस दावा को सही मायने में एक परिणाम, जैसे देवगढ़ बारिया में जो इश्यू हुआ, उससे मेरी बात को सही माना जाएगा, क्योंकि मुझ पे पक्ष पलटने का धब्बा लगता है। लेकिन जब भी मैंने पक्ष को चैलेंज दिया है, तब मेरे पास ठोस रीज़न थे, एक कारण था। मैं उस नेताओं से नहीं हूँ, ना ही मैं उस महिलाओं से आती हूँ जो चुपचाप अन्याय सहन कर। मैं बोल देती हूँ, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं चापलूसी करूँगी, मैं जी हजूरी करूँगी और मैं आगे बढ़ जाऊँगी, ऐसा नहीं है। मुझे प्रजा के लिए कुछ करना है। मेरी उम्मीद है कि मैं आगे बढ़ूँ, लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ मेरे कुछ विज़न है कि मैं लोगों के लिए क्या कर सकूँ। मेरे पास पूरा एक रोड मैप है कि मैं विधायक बन के क्या करना चाहती हूँ, मुझे किस मुद्दों पे काम करने, मुझे महिलाओं के लिए क्या करना है। तो मेरे कहने का मतलब कि जो देवगढ़ बारिया का जो समीकरण बना, उससे स्पष्ट रूप से साबित होता है कि मैं कहीं पर भी गलत नहीं थी। मैंने जो आक्षेप लगाया था एनसीपी प्रदेश प्रमुख पे कि उन्होंने पैसों का गफला किया है, ऐसे
हर पक्ष में हुआ है। जैसे कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस और एनसीपी साथ मिलकर तो टिकट, तो उसको भी सोचना चाहिए कि भाई आप देवगढ़ बारिया की टिकट क्यों दे रहे हो, कोई कारण तो होना चाहिए। तो कहने का मतलब जब लड़ने की बात आती है तब बहुत बड़ा अन्याय महिलाओं को होता है। और मतलब कांग्रेस और एनसीपी दोनों में टिकटें बेची गई है। ऐसा ही माना जाएगा, क्योंकि जब आप किसी को गठबंधन में लेते हो, आप अपने पार्टनर में लेते हो, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि हम किस सीट की टिकट दे रहे हैं। देवगढ़ बारिया में जहाँ पे एनसीपी का कोई संगठन नहीं था, हालांकि आपने देखा होगा मेरा कार्य क्षेत्र था वो भी अहमदाबाद और पूरा सौराष्ट्र था। मैंने सौराष्ट्र में बहुत काम किया है। मैं अपनी वाहवाही करना नहीं चाहती, लेकिन जो वास्तविकता है मुझ पे बहुत सारे केस है। आज मैं गुजरात के बाहर नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि केस की वजह से मुझ पे वो कलम लगाई गई है, मुझको कोर्ट का आदेश है कि मैं गुजरात के बाहर नहीं जा रही। तो हमने कर्म किए, हम पीड़ित हुए हैं, जनता के लिए हुए, उसका हमें अभिमान है, लेकिन खुद का भी तो कुछ होता है। हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारी स्ट्रेंथ को खत्म कर देंगे तो कहाँ से इस गरीबों का कल्याण कर पाएंगे, हम कहाँ से अपनी वो ताकत लेके आएंगे कि अगर कोई हमें बोलेगा। एक सवाल और भी है, आप आम आदमी पार्टी में है, आम आदमी पार्टी अभी 10 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि आप एनसीपी में भी रही और कुछ समय के लिए बीजेपी में भी रही, क्या दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में महिलाओं को लेकर के जो माहौल होना चाहिए वो नहीं है? डेफिनेटली देखो, महिलाएं आगे बढ़ना चाहती, मैं मानती हूँ कि महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है राजनीति में, लेकिन जितनी भी भागीदारी है उसको भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। मैं अब मेरे अकेले की बात नहीं कर रही हूँ, कांग्रेस में भी वही होता है। बीजेपी क्या करती है, लीडरों को आगे नहीं बढ़ाएगी, वो उसका बैकग्राउंड देखेगी कि पैसे वाली है, बड़े घर की बहू है, बड़े घर की बेटी है, उसको टिकट दे के आए। बताइए मुझे कौन सी लीडर आगे आई है, होगी उसमें भी लीडर है, होगी जो खुद आगे बढ़ती है। कांग्रेस में भी ऐसी लीडर है जो खुद अपने बलबूते पे आगे बढ़ी है, लेकिन उसको भी टिकट कहाँ दिया है। तो मेरे कहने का मतलब, जब महिलाएं आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो उसको काट दिया जाता है, और महिलाओं की भागीदारी को दिखाने के लिए सिर्फ मोहरों को बिठाया जाता है। जैसे मैंने बोला कि उसके स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड को देख के उसको टिकट दिया जाता है, हालांकि उसका काम, जैसे गोंडल में गीताबा जाडेजा को दिया गया है, क्यों गीताबा जाडेजा को क्यों दिया गया, उसका तो कोई मुझे प्रश्न का जवाब दे, क्योंकि उसके पति के पास पावर है। खुद क्या करेगी वो मुझे बताए, खुद महिलाओं के लिए क्या करेगी, वो रोड पे आके आंदोलन कर पाएगी क्या, रोड अपने सरकार से मांग पाएगी महिलाओं के हक के लिए। तो मेरे ऐसे बहुत से उदाहरण है। तो मेरे कहने का मतलब, जब सक्षम महिलाएं हैं जो लड़ सकती हैं अधिकारों के लिए, उनको टिकट नहीं मिले। कांग्रेस का स्लोगन था यूपी चुनाव में, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन उसकी लड़की हूँ लड़ सकती का 10% हिस्सा भी गुजरात में लागू नहीं किया गया। देखिए, वही पीड़ित है कि जो महिलाएं सक्षम है, सेल्फ मेड नेता जिसको आप बोल सकते हो, जो खुद से नेता बनी है, अपने कार्यों से नेता बनी है, उसके साथ रियल में अन्याय होता है। ये मैं पूरे जाहिर में बोलती हूँ, मुझे कोई संकोच नहीं होता। और जैसे आपने प्रस्तापित पार्टियों की बात की, आम आदमी पार्टी तो अभी यहाँ पे गुजरात में प्रस्तापित हो रही है, और अच्छे, मुझे विश्वास है कि मेरी आम आदमी पार्टी इस बात को समझेगी और मैं भी अपने हिसाब से प्रस्ताव रखूंगी। मुझे माननीय केजरीवाल जी पे पूरा विश्वास है कि महिलाओं का बहुत अच्छा सम्मान करते हैं। लेकिन जो पार्टियां प्रस्तापित हो चुकी है, जो बड़े बड़े कार्यकर्ताओं का दावा करती है, उसमें महिलाओं को, सही महिलाओं को स्थान नहीं मिलता। बहुत से उदाहरण आपने भी जाने होंगे कि बहुत सी, जैसे अभी कामिनी बेन का मैं उदाहरण देख रही हूँ कि वो थक चुकी लड़ के, कांग्रेस के सामने लड़ के थक चुकी, और उसने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। तो कहने का मतलब, ऐसी बहुत सी महिला है जो कुछ दब के बैठ जाती है और कुछ अपना आवाज़ उठाती है, और मेरा नाम तो ऐसे बागी में लिखा गया है, तो मुझे बगावत करने में कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि मैं सही हूँ। लेकिन एक सवाल अब आम आदमी पार्टी से, आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद आप पहले दिन से ही पार्टी के लिए सक्रिय हैं। सूरत में लगातार आप प्रचार के लिए भी गए, कई सभाओं में भी गए। किस तरह की स्थिति आप सूरत में देखती हैं? देखिए, सूरत और पूरे गुजरात में मैं आम आदमी पार्टी का जब नहीं थी तब भी मैंने आम आदमी पार्टी के बहुत से रुझान को समझने की कोशिश की थी कि क्या मूड है। लोग मतलब सही में परिवर्तन चाहते हैं, और लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। कांग्रेस उसको जमता नहीं था, क्योंकि कांग्रेस विरोध पक्ष में बैठता ज़रूर है लेकिन विरोध नहीं करता। तो जैसे आम आदमी पार्टी का कुछ वजूद नहीं था, थोड़े बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, लेकिन इन सब सैनिकों ने जो माहौल बनाया, और जैसे सूरत में हमें सफलता मिली कॉरपोरेशन में, वैसे ही पूरे विधानसभा में हमने 181 कैंडिडेट हमने रखे हैं।
तो हमें पूरा उम्मीद है कि जो अंदरूनी जो जुगाड़ है वो कोई माप नहीं पाएगा। हाँ, बाहर हम देखते हैं सूरत में तो बहुत अच्छा माहौल है और मुझे पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी की सीटें निकल के भी आएगी और मजबूत ऐसे हम रन करेंगे। मेरे कहने का जो पूरा आम आदमी पार्टी के लिए जो है वो जनता का आवाज़ है, वो आम आदमी का आवाज़ है। पार्टी हम आके बैठ गए ऐसा नहीं है, जनता चाहती है, वो हमें आगे बढ़ने का मौका देती है। जनता से दिल से आवाज़ आता है कि नहीं, आम आदमी पार्टी को जिताना है, झाड़ू को जिताना है। तो वो बहुत अच्छा एक माहौल बना है पूरे गुजरात में। और जो बेसिक ज़रूरियात होती है, जैसे हम आज भी 27 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद भी अगर हम बोले कि शिक्षण व्यवस्था के बारे में क्या है, स्वास्थ्य के बारे में क्या है, भ्रष्टाचार के बारे में क्या है, तो उन सब का जवाब और जो प्रूफ के साथ हम आम आदमी पार्टी को, आम आदमी को दे सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब एक ही है कि अच्छे विचारों से, कोई जातिवाद की राजनीति नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरियात की राजनीति के आधार पे हम अपनी नीतियाँ घड़ते हैं और जनता के बीच जाते हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो ग्राउंड पे क्या दिखा आपको? सूरत से अच्छी खबर आम आदमी पार्टी के लिए आप देखती हैं? हम तो पूरे गुजरात से अच्छी खबर की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हम संघर्षकर्ता आंदोलनकारी से, और आम आदमी पार्टी का जन्म भी एक आंदोलन से हुआ है। और जब आंदोलन से परिवर्तन आता है ना, तब तो सत्ता परिवर्तन होता ही है। तो मुझे पूरा विश्वास है। सीटें कितनी आएगी, क्या आएगी, वो तो आगे का वक्त दिखाएगा, लेकिन इतना ज़रूर बता पाऊँगी कि गुजरात की जनता जिस परिवर्तन की झंखना कर रही थी, वो परिवर्तन हम ला के दिखाएंगे। आप आंदोलन से निकली हैं और आपने आंदोलन के अलावा भी महिलाओं के लिए काम किया, लेकिन आपकी छवि एक आंदोलनकारी की रही है। आम आदमी पार्टी भी आंदोलन से निकली पार्टी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके लिए कंपैरेटिवली ज़्यादा सूटेबल पार्टी है? हाँ, डेफिनेटली लगता है। बहुत सब तो मुझे बोलते हैं कि बहुत लेट ज्वाइन कर लिया, आपको 1 साल पहले ज्वाइन करना था, लेकिन ठीक है, वक्त गया उसको हम ला नहीं सकते। लेकिन अभी मैंने तो ठान लिया है कि जैसे आंदोलन में हमने पूरे गुजरात में जो सत्य की लड़ाई लड़ी थी, वही लड़ाई हम अपनी संघर्षशील पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे और प्रजा समझेगी। संघर्षों से हमें डर नहीं लगता। तो डेफिनेटली आपने जो कहा कि मेरे लिए जो आम आदमी का प्लेटफॉर्म है, बहुत कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म है और मेरी विचारधारा से मैच होता है। विचारधारा का मतलब क्या होता है, मैं खुद मानती हूँ कि जातिवाद की राजनीति छोड़ो, धर्मवाद की राजनीति छोड़ो, कपड़ा रोटी मकान का क्या है वो बताओ, स्वास्थ्य का क्या है वो बताओ। आज आप सब जानते हैं कि शिक्षा अच्छी मिलती है, लेकिन कहाँ पे मिलती है? जहाँ पे लाखों रुपए खर्च होते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज का और हमारे देश का और हमारे गुजरात का एक गरीब आगे आए। मैं अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई है उसको कम करने की मेरी विचारधारा है। मैं मानवता की विचारधारा से चलती हूँ, तो वो सब मुझे आम आदमी में दिखता है। एक आखिरी सवाल ये है कि जब आप आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन की तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे और राघव चड्ढा भी रहे मौजूद, तो किस तरह का वेलकम था आपका? क्योंकि आप पर नज़र तो उन लोगों की थी, आप एक प्रोमिनेंट आंदोलनकारी रही हैं, और उसके बाद एक खबर आई कि आप हार्दिक पटेल के खिलाफ लड़ने वाली हैं। कितनी सच्चाई थी इन चीज़ों में? देखिए, हार्दिक पटेल के सामने लड़ने के लिए मेरा चेहरा बात थी मतलब कि सब चाहते थे कि मैं लड़ूं, लेकिन जब उसके समीकरण को देखा गया तो मुझे लगा कि इतना भी सही नहीं है कि मैं अभी लड़ूं, क्योंकि बहुत एंड में मैंने आम आदमी ज्वाइन किया था। पहले किया होता तो शायद मैं इस चैलेंज को ले लेती, तो वो ठीक है, उस बात का इतना महत्व नहीं है। लेकिन जैसे आपने बोला कि वेलकम, तो मैं मानती हूँ कि ये तो संघर्ष का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बहुत शांत और सरल स्वभाव के सब नेता है जिसको हम एक आम आदमी गिन सकते हैं। तो यहाँ पे किसी को बॉसिज्म और नेतागिरी करना नहीं आता। सब अच्छे से, प्यार से गरीबों के लिए लड़ना चाहते हैं, और जो पार्टी के लिए संघर्ष से जो सैनिक बने हैं उन सब के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मेरे लिए भी बहुत कंफर्टेबल था। मुझे नहीं लगा कि मैं कोई पार्टी छोड़ के अपनी कोई पुरानी पार्टी में या तो कोई दूसरी पार्टी में, मुझे खुद का ही एहसास हुआ कि नहीं, ये मेरे जैसे सब है। लेकिन 24 में अगर पार्टी कहती है तो तैयार हैं आप? पार्टी का आदेश रहेगा तो हम लड़ेंगे। मैं मानती हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं बोलती कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। मैं मानती हूँ कि लड़ना चाहिए। जब हम विधानसभा में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे, तभी तो हम आवाज़ बन पाएंगे। बाहर रोड पे संघर्ष करना और उस संघर्ष को सही मायने में कानून में बदलने के लिए, तो वही तो एक प्लेटफॉर्म है। पार्टी का जो भी आदेश रहेगा मैं उसको मानूंगी। वो भी बहुत दूर की बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि गुजरात में जो संघर्ष की गाथाएँ लिखी जाएगी उसमें हमारा भी नाम अंकित होगा, हमारा भी कर्म अंकित होगा। जी बिल्कुल। तो ये थी रेशमा पटेल, जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, और उनको इससे पहले उम्मीद थे कि एनसीपी उनको टिकट देगी और वो गोंडल से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।
रेशमा पटेल ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अब वो सूरत में और प्रदेश के बाकी हिस्सों में प्रचार में शामिल हो रही है। हम आप तक पहुंचाते रहेंगे तमाम बड़े अपडेट। आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।